जबलपुर नगर निगम में होने जा रहे आगामी 6 जुलाई को चुनाव के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड से निर्दलीय युवा प्रत्याशी जो कि एक शिक्षक भी हैं दिलीप सिंह बघेल। दिलीप जी, जैसे कि क्षेत्र की जनता जानती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्रमांक 5 से आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आप एक शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक होने के बावजूद आपने राजनीति में आने के विषय में कैसे सोचा, ये हम और जनता आपसे जानना चाहती है। मैं सबसे पहले पूरी भारतीय जनता को नमस्कार करता हूँ। मेरा उद्देश्य आज ही बता रहा हूँ। पहला जो आपने कहा राजनीति में आने का क्या कारण था, मैं आपसे कहूँगा मैं राजनीति करने आया ही नहीं हूँ। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है जन सेवा करना। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है जन सेवा करना। मैं देख रहा हूँ, आपने पूछा एक शिक्षक होकर राजनीति में क्यों आया, शायद इसीलिए मैं राजनीति में ही आया क्योंकि एक शिक्षक हूँ और जब देख रहा हूँ अपने क्षेत्र का विकास की आज 40 साल हो गए हैं हमारे क्षेत्र को नगर निगम के अंतर्गत आए हुए, लेकिन आज भी लोगों की छोटी छोटी समस्या, रोड, नाली, पानी, लाइट, आवास योजना, कुछ भी हर चीज में कहीं न कहीं पब्लिक को धोखा मिल रहा है और जो सच में पब्लिक को जरूरत है उनके हाथ में उनकी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपनी गरीब जनता को और जिसको जिस चीज की आवश्यकता है कम से कम उनको उनकी पूर्ति कर सकूं। जैसा कि आपसे एक सवाल है कि आप एक अलग ही थीम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आपका कहना है कि मेरा मकसद नहीं है हंगामा करना, इस थीम पर विचार कैसे आया आपको? हंगामा करना, क्योंकि मैंने देखा है जब बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं उनमें हंगामा बहुत होता है और जब मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने और हंगामा मचाया। फिर मेरी थीम अपने आप बन गई कि मेरा हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद तस्वीर और तकदीर दोनों बदलना है। तस्वीर से मेरा मायने यही है सबसे पहले अपने वार्ड को विकसित कर दूं, उनकी जो जरूरती चीजें हैं वो सब मिल जाए, रोड, नाली, पानी, घर बगैर सब चीजें। उसके बाद बस्ती है तकदीर। तकदीर से मेरा आशय यही है कि मैं चाहता हूं कि अपनी वार्ड को आर्थिक मजबूत बना दूं, इस तरह से कि तस्वीर बदल जाए पहले फिर तकदीर बदल जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तकदीर का कैसा, तकदीर बदलने का फैसला कैसा? तकदीर, जब तक इंसान आर्थिक मजबूत नहीं होगा तब तक उसकी तकदीर कैसे बदलेगी? तस्वीर तो वार्ड की बदल देंगे हम, लेकिन बताइए अब तकदीर बदलने के लिए उनको आर्थिक मजबूत होना बहुत जरूरी है। किन योजनाओं से बदलेंगे? हाँ, ये अच्छी सही बात योजना है। मैंने देखा है पुरुष घर से काम पे जाता है, 8-9 बजे घर से चले जाता है, नाइट में आता है, लेकिन महिलाएं 11 बजे 10 बजे फुर्सत हो जाती हैं और शाम को 6 बजे तक घर में फ्री रहती हैं। जो महिलाएं काम पे नहीं जाती उनकी बात कर रहा हूँ, और आप भी जानते 70% महिलाएं घर में रहती हैं। तो उनके लिए कि पापड़ बनाने की मशीन है, चिप्स बनाने की मशीन है और अगरबत्ती हो गई, दोने बनाने की मशीन है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर वो महीना घर में बनाएगी, बेचेंगी तो 8 से 10 हजार रुपए मेरे हिसाब से इनकम जरूर करेंगे महीने भर में। तो इससे क्या होगा, एक की इनकम से घर चल जाएगा और दूसरे की इनकम से कम बचत होगी, तो वो आर्थिक मजबूत बनेंगे और जब आर्थिक मजबूत बनेंगे तो उनकी यही तकदीर बदलेगी। आपने ये सब तो बताया, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वार्ड में जो बच्चे हैं, जो असहाय गरीब मजदूर हैं, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर के आपके क्या कदम होंगे, इस विषय में आपने क्या सोचा? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए सबसे अच्छी बात होती है कि गवर्नमेंट ये अपनी राष्ट्र की योजनाएं है कि मतलब हर बीपीएल के तहत बच्चा नर्सरी क्लास में एडमिशन ले सकता है फ्री। मैं चाहता हूं जो सच में गरीब हैं, उन जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है उनको बीपीएल कार्ड मुहैया कराया जाए, जिससे कि उनका बच्चा फ्री एडमिशन ले सके और नर्सरी से लेके जो गवर्नमेंट की योजना है 8वीं तक वो फ्री पढ़ सकता है उसके द्वारा। सबसे अच्छी चीज़ है बस कि गरीब बच्चों को ही सबसे ज़्यादा जरूरत पढ़ाई की, क्योंकि उनका स्तर उनके पिता बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की योजना के तहत जब बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल लेते हैं। और आपको बता दूं मेरे स्कूल में वैसे भी लगभग 120 से 130 बच्चे बीपीएल के तहत पढ़ाई कर रहे हैं।
और मैं झूठ नहीं, मैं ऑनलाइन है मेरा, आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ की। बहुत इसके साथ में एक सवाल और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जितने भी प्रत्याशियों से सुना है और उनसे बातचीत की है, लेकिन अभी तक एक भी मुद्दा किसी ने स्वास्थ्य के विषय को लेकर यहाँ पर नहीं उठाया। लेकिन हमें ऐसे पता चला कि आप स्वास्थ्य के विषय में भी कुछ अपने विचार रखते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्षेत्र की जनता जो कि यहाँ की जैसे मांडवा बस्ती हो गई, साई नगर हो गए, इनको स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए या तो मेडिकल या फिर आपको विक्टोरिया जाना होता है, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी कोई सुविधाएं नहीं है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्राथमिक अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा दी है आयुष्मान कार्ड की। आयुष्मान कार्ड की अच्छी सुविधा दी हुई है। सबसे पहली लड़ाई उसे लड़ना है मुझे, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर सरकार शुरू से एक रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का फ्री है इलाज, लेकिन जब कोई इलाज कराने जाता है तो आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी हॉस्पिटल वाले उनसे कुछ अमाउंट ले, जैसे 1 लाख रुपए अगर लग रही है फीस है तो 30,000 जमा करवा लेते हैं, अगर 2 लाख लग तो 50,000 जमा करवा लेते हैं। ये गलत है। 5 लाख तक फ्री है। इस जनता को जागरूक करना है कि आपको जब तक 5 लाख रुपए तक आपका बिल नहीं है तो आपके लिए फ्री है। आपसे कोई हॉस्पिटल या कोई पैसा लेता है तो आप इसके लिए अपने जनप्रतिनिधि संपर्क करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए वार्ड वाइज क्या सोचते हैं आप? प्राथमिक के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि अभी अगर इस वार्ड की बात करूं तो गवर्नमेंट ने 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनवाया है। ये ही ब्रजमोहन नगर के पीछे बना हुआ है। बहुत अच्छा काम चल रहा है, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा। लेकिन अगर केवल व्यक्तिगत बात करूं तो प्राथमिक उपचार से इस बस्ती की बात करता हूं, मांडवा बस्ती, लेकिन मुझे मांडवा बस्ती बोलना चाहते हैं। मैं हमेशा शिवाजी नगर बस्ती बोलता हूं, लोगों ने मांडवा बस्ती बोली है। मेरा पहला उद्देश्य ये भी है कि जो मांडवा बस्ती नाम बदल के इसका शिवाजी नगर कोशिश करना है, लोग शिवाजी नगर बोलें। और सच में अगर इस बस्ती की बात करें, इसमें प्राथमिक सुविधा बहुत जरूरी है प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि लोग उनकी गलती नहीं है, लोगों ने उन्हें जागरूक नहीं किया है तो गंदगी है, बीमारी फैलती है। उसके लिए मैं चाहूंगा सरकार से, अगर मैं बनता हूं जनप्रतिनिधि, सरकार दरखास्त करूंगा कि एक प्राथमिक उपचार जरूर खोलें यहाँ। अब इसके बाद में आखिरी प्रश्न में जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये यहाँ तक तो हमारी बात हो गई रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की, लेकिन लोगों के ऊपर जो यहाँ पर आए दिन हमले होते हैं और लोगों के ऊपर जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर आप अपने क्षेत्र में क्या कदम उठाएंगे? पहले तो देखिए, चौकी खोलना एक अलग मुद्दा है। चौकी खुलाने के लिए बात करूंगा, बात रखूंगा, सब कुछ रखूंगा, लेकिन सबसे पहले बता रहा हूँ मैं, ये क्यों होता है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। सबसे बड़ी बात है लोगों शिक्षित ना होना। लोग शिक्षित नहीं है, इसीलिए झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। उनको बैठ के, मैं बोलता हूँ, अगर कोई 2 लोगों में झगड़े हैं, उनको समझाया जाए, बैठाल उनसे बात की जाए कि बेटा अगर लड़ाई हो रही है उसको अलग कर, उनको समझाने से सब कुछ होता है। ना कि ये सोच लिया जाए कि वो खुद झगड़ालू है। नहीं, उनमें कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होने के कारण इस तरह का माहौल बनता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर किसी का शिक्षित होना आवश्यक है। जब शिक्षित होंगे तो ये लड़ाई झगड़े अपने आप बंद हो जाएंगे। क्षेत्र की जनता और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? राजनीति में अगर मैं बात करूँ, मेरे प्रेरणा स्रोत तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, अभी 40 साल की, मैंने अभी इतने सालों में अगर सबसे ज़्यादा मैं किससे प्रेरित हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रेरित हूँ, क्योंकि उनकी योजनाएं, उन्होंने देश के लिए जो कर रहे हैं, उनका नाम लेते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सच में उन्होंने देश के लिए बहुत किया है। बस समझने वाली बात है, उन्हीं की नीतियों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो इतना काम करते हैं देश के लिए, उन्हीं की नीतियों को जहाँ उतार दूंगा तो मेरा वार्ड जरूर विकसित हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि मैंने ये सुना है कि लोगों का कहना है कि आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, इसलिए आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। नहीं, ये बिल्कुल जिसने भी बोला है गलत बोला हुआ है। आप पता कर लीजिए, मैंने कभी बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना का खुल के समर्थन किया ही नहीं। मैंने किसी चीज़ का, मैंने कहा आपसे, मेरे रोल मॉडल नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लेकर मैं चलता हूँ। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि अगर वो विधायक है या पार्षद है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ। मैं किसी पार्टी का सिंबल अभी भी नहीं हूँ और आगे भी स्वतः सिंबल ना बनूँ किसी पार्टी का। स्वतंत्र हूँ। हाँ, अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो मैं मोदी जी का सपोर्ट जरूर करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैंने अभी सुनी है, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि लोग अपने कार्यकर्ताओं के सिर कुचल के ऊपर उठते हैं, तो ये किस विषय या मुद्दे को लेकर के आपने ऐसी मुद्दे जब पब्लिक से पूछेंगे आपको मुद्दे खुद मिल जाएंगे। जनमत का आप पब्लिक से पूछेंगे खुद आपको मिल जाएंगे कि यहाँ के जो नेता हैं वो कभी किसी को खड़ा करते हैं, जब चुनाव बदलता है तो खुद आगे आ जाते हैं, अपने उसको बैठा देते हैं, उनको प्रभारी बना के कहीं और भेज दिया जाता है। परिवारवाद को आगे बढ़ा दिया जाता है। ये पूरी पब्लिक जान रही है। पब्लिक इसी का विरोध है, परिवारवाद का ही तो विरोध है पब्लिक का।
दिलीप जी, जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं कि आपको काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है, पब्लिक का आशीर्वाद आपकी तरफ है, रुझान है, क्योंकि आप एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। युवाओं के भविष्य को लेकर के आपकी क्या सोच है, आपके क्या एजेंडे हैं? और अभी हमने सुना है कि इस चुनाव में अपने आपको साबित करने के लिए आपने एक तीसरा मोर्चा भी बनाया, तो मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपसे 2 सवालों के जवाब दूंगा। बिल्कुल। पहला सवाल ये कि आप युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं भविष्य में? युवाओं के लिए जो युवा बेरोजगार हैं उसकी बात कर रहे हैं आप कि किन युवाओं की बात कर रहे हैं? मैं क्षेत्रीय युवाओं की। जो क्षेत्रीय युवा हैं, भटके हुए युवा हैं, अशिक्षित युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, और जो युवा गलत गतिविधियों की तरफ जा रहे हैं, उनके विषय में, नशे की तरफ, क्योंकि आज हमने देखा है कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड है, यहाँ पर लगभग 70% युवा नशे की चपेट में हैं, और इस क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के नशे आसानी से लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इस विषय में आपकी क्या सोच है? देखिए, इसीलिए मैं शिक्षित हूँ, शिक्षक हूँ, इसलिए आगे आया हूँ कि लोगों को नशे के प्रति जागरूक करूँ कि नशा अपने शरीर से लेके, अपने दिमाग से लेके कितना हानिकारक है। और जो चीज़, अगर जो लोग यहाँ इस चीज़ों को बेच रहे हैं या उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको रोकना चाहूँगा, उनके खिलाफ अपना आंदोलन करूँगा कि जो भी गतिविधियाँ गलत लोग कर रहे हैं बंद कर दीजिए, अन्यथा मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। पहले उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जरूर, हाथ जोड़ के, कि आप बंद कर दीजिए अपनी कदम, शराब बेचना, गांजा बेचना, जो आप बेचना चाहती है उनको बंद कर दीजिए, अन्यथा मुझे बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। फिर आगे आप खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के लिए। संदेश युवाओं के लिए, संदेश युवाओं के लिए सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास एक। अगर मैं आता हूँ, मेरा कहने का मतलब है, गवर्नमेंट 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन देती है, बैंक लोन देता है, कोई बिना गारंटी के देता है। तो रोजगार करने के लिए आप धंधा खोलिए, व्यापार करिए, बिजनेस करिए। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि किसी युवा को पकड़ के ये नहीं ले आते, चलो हम तुमको लोन दिलवा दें। देखिए, लोन से वो अपना कुछ भी, मैं बोलता हूँ, एक चाटा ठेला खोल सकता है, एक दुकान खोल सकता है, किराए दुकान 5 लाख तक बहुत बड़ी राशि होती है। अगर जो आज कुछ नहीं कमा रहा है लेकिन व्यापार करेगा लोन लेके, तो जरूर मेरा कहना मतलब सक्षम भी बनेगा और घर में पैसे भी आएंगे। मतलब यही योजनाएं है मेरे युवाओं के लिए, हर युवा रोजगार आपके हो उसके पास। जो तीसरे मोर्चे के विषय में भी हम जानना चाहते हैं कि आपने और आपके जो साथियों ने एक तीसरा मोर्चा बनाया है, उसके विषय में अभी तक लोग अनभिज्ञ हैं, लेकिन चूंकि हमें कहीं से जानकारी प्राप्त हुई तो हम आपके मुख से ही ये सुनना चाहते हैं। धन्यवाद करूंगा कि आज आपने तीसरा मोर्चा नाम लिया। तो मैं आपको अवगत करा दूँ, 2 साल से जो कोरोना काल चल रहा था, तो हम सभी ने टीम बनाई थी, जो उसमें आज पहले तो हम लोग 10 लोग से शुरू किया था, लेकिन ये किस्मत कि हम लोग आज करते करते आज उसमें 250 लोग हैं, 250 युवा जुड़े हुए हैं और महिलाएं भी उसमें साथ में हमारे साथ। तो कोरोना काल में हम लोगों ने जो लोगों, गरीब लोगों को जो सुविधाएं दी उस समय, हाँ ये बोल रहा हूँ, मैंने पैकेट नहीं बांटे, हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने उनको 1-1 महीने का राशन मुहैया कराया कि भाई कम से कम रोज उनको लाइन न लगाना पड़े पैकेट के लिए। हम लोगों ने ग्रुप ने पैसा करके यहाँ से मतलब उधारी लेके, मतलब दोस्तों से सबने मदद की, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके हम लोगों ने किया। तो कम से कम उस समय हमने 200-300 परिवारों को जो हमने राशन भिजवाया, उससे हमारा मोर्चा तैयार हुआ। तो आज वो मोर्चे ने ही मुझे खड़ा किया है कि नहीं, अब बदलाव की जरूरत है, अपन जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम युवाओं की भी है कि हम खुद आगे आते नहीं और फिर हम किसी नेता को गलत बोलते हैं। हमारी भी गलती है, इसलिए हम आगे आए, हमारा युवा संगठन आगे आया है कि अब की बार युवाओं की सरकार। आज हम खुद अपने गुनहगार बन चुके हैं, ऐसा लगता है। केवल आप नहीं, मैंने भी हमेशा कभी किसी सरकार को, कभी किसी को हर बार सोचा यही सोचकर कि ये अपना विकास करेंगे, लेकिन जब 5 साल बाद अपने आप को पलट कर देखते हैं, हम अपने आप को वही के वही पाते हैं कि ऐसा लगता है कि 5 साल कुछ हुआ ही नहीं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक बार आप अपना पासा जरूर बदलिए, इन भ्रष्टाचारियों को बदलिए जो पैसा देकर सोचते हैं चुनाव जीत जाएंगे, लोगों को 10 साल 10 दिन का रोजगार देते हैं। आइए 10 दिन हमारे साथ घूमिए, हम आपको 500 रुपए देंगे, 400 रुपए देंगे, लेकिन कभी स्थायी रोजगार के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, साईनगर की बस्ती वालों से, क्या किया है अब तक किसी नेता ने आपके लिए? क्या किया आपके लिए? केवल वादे करते आए हैं आपसे। मैं आपसे वादे लेकर नहीं आया, मैं अपने इरादे लेकर आया हूं और उन्हीं इरादों को, आपको वादों को बदलना चाहता हूं।
लेकिन आपको भी मेरे साथ संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार आपको इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकना पड़ेगा यहाँ से। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।